Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइस आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इस करंट अफेयर के वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। और हमेशा की तरह आज भी हमारा टारगेट 2K प्लस लाइक्स का है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह हमारा आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेस्ट नाइल वायरस के बारे में, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इस वीडियो के अंदर भरपूर मात्रा में इंफॉर्मेशन भरी हुई है जो कि आपको हेल्प करेगी और सभी चीज़ आपके सिलेबस से लिंक करके यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल को सिलेबस में कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो जीएस पेपर 2 के अंदर हेल्थ का टॉपिक है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। द हिंदू का ये आर्टिकल है। आर्टिकल ये बोलता है कि केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट आज के टाइम पर अलर्ट पर आ चुका है। अलर्ट पर क्यों आ चुका है? क्योंकि केरला के अंदर 47 ईयर के एक व्यक्ति हैं जिनकी जान जा चुकी है और जान जाने के पीछे का कारण है वेस्ट नाइल वायरस। तो वेस्ट नाइल वायरस की वजह से अभी यहाँ पर एक मौत हुई है इंडिया के अंदर, जिसको लेकर इंडिया भी अलर्ट पर है और केरला भी यहाँ पर अलर्ट पर आ चुका है। दैट इज़ वाई इसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रहा है और इसी वजह से हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार ये वेस्ट नाइल वायरस है क्या। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। अब थंबनेल में मैंने घोड़े का फोटो क्यों लगाया है, आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। देखो, पहली चीज़ ध्यान रखना, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, साथ ही साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। जो वायरस होता है वो आपको आरएनए वायरस भी देखने को मिलता है प्लस डीएनए वायरस भी देखने को मिलता है। अब आरएनए वायरस डीएनए वायरस क्या होता है आगे आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आरएनए क्या है, डीएनए क्या है ना, इसको भी मैं आज समझाने वाला हूँ। इनफैक्ट काफ़ी सारे पहले भी कमेंट्स आए जब संडे का मैं द हिंदू डिस्कशन करता हूं तो साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स होते हैं जहां पे आरएनए डीएनए के बारे में चर्चा होती है, तो मैं यहां पर बताकर हल्का सा हटा देता हूं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, सर कभी आरएनए डीएनए के बारे में डिटेल से बता दो। तो मैंने सोचा आज सही टाइम है। जैसे हम लोग इस आर्टिकल को ख़त्म करेंगे उसके बाद में बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैं आप लोगों को आरएनए डीएनए दोनों समझा दूंगा। आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, प्लस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अभी ये जो वायरस है वेस्ट नाइल वायरस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, क्योंकि आरएनए जो है वो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा डीएनए के अंदर आपको 2 स्ट्रैंड देखने को मिलता है इस प्रकार से, ये एक स्ट्रैंड है ये दूसरा स्ट्रैंड है, लेकिन आरएनए के अंदर आपको सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो आरएनए वायरस की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये सारी बीमारियाँ आरएनए वायरस की वजह से होती है। प्लस यहाँ पे जो वायरस है फ्लैवी वायरस है, फ्लैवी वायरस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है ना, जब भी वेस्ट नाइल वायरस फैलता है तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता। अगर मैं आपको एग्जाम्पल पे तौर पर समझाऊं तो 5 लोगों के अंदर मान लो ये वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्ट हो चुका है। अब 5 लोगों के अंदर ये फैला, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति को सिम्टम्स पता चलते हैं, इसके लक्षण पता चलता है, बाकी 4 के अंदर लक्षण पता ही नहीं चले। ठीक है, और वो जो 4 व्यक्ति जिनके अंदर लक्षण नहीं पता चले लेकिन उनको यहाँ पर ये बुरी तरह से इन्फेक्ट कर चुका है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर फ्लेवी वायरस बोलते हैं। और ये जो फ्लेवी वायरस है इसकी वजह से और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लुइस एन्सेफेलाइटिस हो गया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब यहाँ पर फ्लेवी वायरस से ही संबंधित हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो कि हमने यहाँ पर कवर करी हैं। वेस्ट नाइल वायरस क्या है? मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस डबल स्ट्रैंडेड दोनों हो सकता है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो आरएनए वायरस है इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। इनफैक्ट जो कोरोना वायरस है वो भी यहाँ पर आपको आरएनए वायरस से फैलता हुआ नजर आता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बारे में। बाकी मैंने आपके लिए कुछ आज चीज़ें तैयार करी हैं, आरएनए डीएनए दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल एक अलग टॉपिक कवर कर रहे हैं, वायरस के बारे में जान रहे हैं, और उसी के साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग इस वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो जो वायरस होता है, अब ये कोई वायरस है, जैसे मान लो कोरोना वायरस है, कोई और दूसरा वायरस है, ये कहीं पर भी हो सकता है, लिविंग बींग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, नॉन लिविंग बींग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, और दोनों के ऊपर ये वायरसेस देखने को मिल जाते हैं।
अब ये जब वायरस अफेक्ट करता है तो ये क्या करता है, डायरेक्टली आप कह सकते हो इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी क्रिएट होती हैं। अब इस वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, प्लस डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। तो यानी कि इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए और डीएनए दोनों ही हो सकता है। तो बेसिकली जिसके अंदर आरएनए होगा वो आरएनए वाला वायरस होगा, जिसके अंदर डीएनए होगा वो डीएनए वाला वायरस कहलाएगा। ठीक है ना, इतना यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है। यही वायरस जब इंसान की बॉडी के अंदर जाता है तो इंसान की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, हमारी बॉडी जो है वो कई सारे, मतलब आप कह सकते हो किसी कोई संख्या ही नहीं है, इतने सारे सेल से बनी हुई है वो बॉडी, है ना। तो क्या होता है, यही वायरस डायरेक्ट हमारी सेल्स को अफेक्ट करता है और फिर सेल्स से दूसरे सेल्स को, फिर अलग अलग सारे सेल्स को अफेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन ध्यान रख सकते हो। अब डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है कि वेस्ट नाइल वायरस आखिरकार ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे ये फैलता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन कौन सा मच्छर है, वो मच्छर क्यूलिक्स स्पीशी का है। पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए, क्यूलिक्स स्पीशी के मच्छर की वजह से ये वेस्ट नाइल वायरस फैलता है। प्लस यहाँ पे बताया गया ये बेसिकली कैसे फैलता है, इसके पीछे का हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो एक मच्छर है, मच्छर के अंदर यहाँ पर ये वायरस है, और वो मच्छर अगर इंसान को काट ले, जानवर को काट ले, तो वो वायरस इंसान और जानवर के अंदर पहुँच जाता है। तो आप कहोगे क्या ये जो वायरस है वो मच्छर के अंदर पाया जाता है? नहीं, ये वायरस पाया जाता है चिड़िया के अंदर, बर्ड्स के अंदर। अब जो ये बर्ड्स हैं बेसिकली आप देख पाओगे बहुत सारी बर्ड्स है वो कि रेजरवायर होती हैं, मतलब कि ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर ही वायरस पाया जाता है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस भी चमगादड़ के अंदर देखने को मिला है। तो ज़्यादातर जो वायरस है वो बर्ड्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो वेस्ट नाइल वायरस भी बर्ड्स के अंदर पाया गया। तो आप कहोगे मच्छर के अंदर कहाँ से आया? देखो ये वायरस बर्ड्स के अंदर है, बर्ड यहाँ पे मर गई मान लो। अब बर्ड यहाँ पे मर गई तो मच्छर ने क्या किया, उस बर्ड को खाया। या फिर यहाँ पे बर्ड जिंदा है तो यहाँ पर ये जो मच्छर है वो अगर इस बर्ड को एक तरीके से काट लेता है तो वो क्या होगा, वो वायरस मच्छर के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। और फिर वो मच्छर अगर इंसान को काट ले तो वही वायरस यहाँ पे इंसान के अंदर आ जाएगा। तो ये इसकी एक ट्रांसमिशन साइकिल है। अब वो मच्छर घोड़े को भी काट सकता है। अब घोड़े को काट सकता है, घोड़े के साथ में इंसान रहकर घोड़े से इन्फेक्ट होने के बाद में उस इंसान के अंदर फैल सकता है। ठीक है, तो वो जो मच्छर है वो हॉर्स के भी इन्फेक्ट कर सकता है, प्लस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। क्लियर हो गया ना? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब जो यहाँ पे मच्छर है ये एक मेजर कारण बन जाता है इस वायरस के पीछे का। बाकी जो मेजर रेजरवायर वायरस का वो आपको बर्ड यानी चिड़िया देखने को मिल जाती है। चलो आगे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आप देख पाओगे जो ये वेस्ट नाइल वायरस का इन्फेक्शन है इसकी वजह से डायरेक्ट ब्रेन के अंदर स्वेलिंग यानी कि दिमाग को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। हमारे दिमाग के अंदर सूजन हो जाती है, प्लस 1000 अगर लोगों को इन्फेक्ट कर दे तो यहाँ पर एक व्यक्ति की इसके अंदर जान जा सकती है। तो मतलब देखो जान जाने के मामले में इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका एक डर बना रहता है। प्लस यहाँ पे जो वायरस है और कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, इसके ट्रांसमिशन साइकिल के बारे में आपने अभी पढ़ा। लेकिन उसके अलावा दूसरा तरीका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से। यानी अगर ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है एक पर्टिकुलर बॉडी से दूसरे पर्टिकुलर बॉडी के अंदर तो इसके मदद से भी यहाँ पर वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक मदर है, ठीक है, अगर एक मदर है वो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उस मदर के बच्चे के अंदर वो वायरस आ जाए। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से भी यहाँ पर ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देख पाओगे जब हम लोग बात करते हैं वेस्ट नाइल वायरस की तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये वेस्ट नाइल पड़ा क्यों है? आपने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा होगा, उसके वेस्टर्न साइड में ये वायरस पाया गया सबसे पहली बार। और या फिर आप कह सकते हो जो पहली विमेन थी वो युगांडा के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, युगांडा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट नाइल करके, वहाँ पर ये सबसे पहली बार वायरस पाया गया था। अगर मैं आप लोगों को मैप दिखाऊं यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब आप देखोगे तो इस वाले लोकेशन पर थोड़ी सा ध्यान से देखना, इधर तंजानिया है, बराबर में कीनिया है, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्यों? क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस की वजह से ये काफ़ी चर्चा में। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहली बार यहाँ पे देखने को मिला था। अब जो वेस्ट नाइल वायरस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कौन से वाले एरिया में? इधर युगांडा में। ये जो ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है यही है युगांडा। युगांडा का जो वेस्टर्न साइड है जहाँ पे मैं ये सर्कल बना रहा हूँ यहीं पर ये वायरस पाया गया था सबसे पहली बार। ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो।
अब आपने देखा होगा जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो सब यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा कारण है कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। क्योंकि डायरेक्ट आप देख पाओगे इक्वेटर वाला रीजन पर आता है, ट्रॉपिक वाला रीजन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इक्वेटर वाली लाइन है वो भी यहीं से गुजरती है, और उसके बाद यहाँ पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने का कारण ही है सबसे ज़्यादा बीमारी फैलना। क्लियर हो गया? अब इस वेस्ट नाइल वायरस के अंदर हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स वगैरह भी मैंने आपको बता दिए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में चर्चा करें, यानी कि वे वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर दिया और आपको लक्षण कितने दिन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से 6 दिन भी लग सकते हैं, 2 से 6 या फिर 2 से 14 दिन तक भी यहाँ पे लग सकते हैं। आपको 2 से 14 दिन के बीच में यहाँ पर लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना, ये जो डिजीज़ है ये एसिम्प्टोमेटिक है 80% लोगों के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 5 लोगों को ये इन्फेक्ट कर रही है बीमारी, तो उसमें से एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आप कह सकते हो पता लगा पाता है कि हाँ मुझे ये बीमारी अफेक्ट कर चुके हैं, उसके अंदर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 80% या फिर आप कह सकते हो उन 4 व्यक्ति, बचे 4 व्यक्ति के अंदर वो लक्षण नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के अंदर लक्षण के बारे में पता ही नहीं चलता, इसी वजह से हम इसको फ्लेवी वायरस बोलते हैं। प्लस यहाँ पे बताया गया कि लक्षण इसमें से क्या क्या होते हैं। फीवर हो गया, ठीक है, आपका जो यहाँ पर जो ग्लैंड्स है यहाँ पे थ्रोट के अंदर, लिम्फ ग्लैंड है वो यहाँ पर सूज जाती है, और यही मंकी पॉक्स वायरस के अंदर भी होता है। उसके बाद यहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह होना, मसल के अंदर पेन होना, जॉइंट पेन होना, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं इस वेस्ट नाइल वायरस के। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट नाइल वायरस के बारे में कि भाई इससे और क्या क्या लक्षण क्रिएट हो सकते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखो अगर ये इन्फेक्शन थोड़ा सा और ख़तरनाक हो जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इनफैक्ट न्यूरो इन्वेसिव डिजीज़ पैदा हो सकती हैं। न्यूरो इन्वेसिव डिजीज़ से मतलब है जैसे कि एन्सेफेलिटिस, यानी कि दिमागी संबंधित बीमारियाँ, ठीक है, डायरेक्टली आपको ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर नर्वस सिस्टम अटैक होगा तो इससे बहुत सारी बीमारियां बनती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट यहाँ पर ब्रेन काम करना बंद करेगा, और ऑब्वियस ही बात है मेन चीज़ क्या है बॉडी के अंदर, वो आपका ब्रेन है। वो अगर अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कंसर्न है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली ये बीमारी अफेक्ट करती है। प्लस यहाँ पे और भी चीज़ें ये बताई गई कि ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ये एसोसिएटेड है गुइलियन बैरे सिंड्रोम और रेडिकुलोपैथी से। इसका मतलब क्या है? देखो गुइलियन बैरे सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये भी यहाँ पर एक रेयर डिसऑर्डर है, मतलब बहुत कम ही लोगों के अंदर ये भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है एक व्यक्ति का, वो यहाँ पर एक डायरेक्टली उसके नर्व्स को अटैक करता है, उसका इम्यून सिस्टम उल्टा उसको अटैक करने लगता है। तो ये यहाँ पर कंसर्न देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से रेडियोकोलोपैथी भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके जो नर्व रूट्स हैं वो काम करना बंद कर जाती हैं। तो मेजर फोकस यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ होंगी, प्लस नर्व से रिलेटेड बीमारियाँ बढ़ जाती हैं जब वेस्ट नाइल वायरस बढ़ जाता है। तो वेस्ट नाइल फीवर की वजह से हमने देख लिया ना क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वेस्ट नाइल वायरस की वजह से पहली बार फीवर क्रिएट हो जाता है, फीवर भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, प्लस उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी बीमारियाँ जनरेट होती हुई नजर आती है। इनफैक्ट पैरालिसिस तक यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इंसान को पैरालिसिस तक होने की काफ़ी हद तक संभावना है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो पार्किंसन डिजीज़, भूलने की बीमारी, और भी बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। ये सारे लक्षण माने जाते हैं वेस्ट नाइल वायरस के। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। देन अब बात करें वेस्ट नाइल वायरस का जो प्रभाव है इंडिया के अंदर, वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के अंदर जो वेस्ट नाइल वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ हैं ये सबसे पहली बार डिटेक्ट करी गई थी मुंबई में 1952 के अंदर। तो मतलब मुंबई के अंदर 1952 में ये सबसे पहली बार वायरस देखने को मिला भारत के अंदर। फिर 1952 के बाद आप देख पाओगे काफ़ी सारी जगह पर यह वायरस पाया गया है। जैसे तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला 1995 में, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है ना, ये पूरा मैप मैंने लगा दिया है। उसके बाद केरला के अंदर 2011 से 2014 के बीच में, मदुरई के अंदर देखने को मिला 2012 में, फिर उसके बाद में यहाँ पर शिमोगा, फिर यहाँ पर हरियाणा, देन उसके बाद असम के अंदर भी ये वायरस पाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग जगह पर इंडिया के अंदर ये वायरस पाया गया है। तो ये सिचुएशन इंडिया के अंदर है रिगार्डिंग वेस्ट नाइल वायरस। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? देखो मतलब कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बचना होगा कीड़ों मकोड़ों से। जो मच्छर ये बीमारियाँ फैला रहा है इस मच्छर से यहाँ पर बचना होगा, जो कि क्यूलेक्स स्पीशीज से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स पहन सकते हो, है ना, या फिर फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहन सकते हो। अगर फुल स्लीव्स की रहेंगी तो यहाँ पर शर्ट अगर आपने पूरी पहन रखी है, पैंट आपने पूरी पहन रखी है, जब भी आप लोग घूमने जा रहे हो तो यहाँ पर कंसर्न थोड़ा सा कम हो जाता है।
प्लस यहाँ पर मच्छर मारने वाली या इंसेक्ट्स को मारने वाली जो चीज़ें वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में मेक श्योर करो जो विंडोज़ है, डोर्स वगैरह हैं, उसको आप लोग प्रॉपरली बंद कर सको, ठीक है, वहाँ पे कोई होल वगैरह ना हो। तो इस प्रकार से काम किए जा सकते हैं और ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि अपने आप को मच्छर और इन इंसेक्ट से बचाना है अगर वेस्ट नाइल वायरस से बचना है तो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, मतलब कि इसका उपाय क्या है। देखो अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है नहीं, कोई भी यहाँ पर वैक्सीन इसको लेकर अवेलेबल है नहीं, लेकिन यहाँ पे कर क्या सकते हैं, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर आप उस व्यक्ति की केयर करो अच्छे से और यहाँ पर उस केयर की मदद से वो व्यक्ति बच सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, इतना सारा कंसर्न नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसको लेकर। क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको एक टॉपिक बता रहा था, कौन सा वाला, डीएनए आरएनए वाला। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न रहता है। जब एक क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ लेते हैं ना तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है यार, फिर मैं सोचता हूँ इसको कभी कवर करेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर फालतू में कवर करने बैठ जाऊँ तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है ना। तो इस वजह से जिस दिन कोई टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड तो मैं वहीं पर कोशिश करूंगा आपको वो चीज़ें समझाने की। अभी तो आप लोगों ने यहाँ पर इस पूरे वेस्ट नाइल वायरस के बारे में समझ लिया। अब ये जो टॉपिक है ये वाला, ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये आपका बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक का पोर्शन भी आता है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पर आरएनए वायरस, डीएनए वायरस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमने देख लिया क्या होता है। अब बात करेंगे जो इंसान के अंदर आरएनए डीएनए है बेसिकली वो क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है, मैंने सोचा आज मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आरएनए डीएनए क्या होता है, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसके अंदर डबल स्ट्रैंड होते हैं, यानी एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, और ये यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये होता है डीएनए। और आरएनए क्या होता है, ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक ही स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेगा। अभी जो ये आपको इतना सारी लेबलिंग वगैरह देखने को मिल रही है ना, ये मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता दूंगा ये आखिरकार है क्या, है ना। अभी यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये सेल का स्ट्रक्चर है। आपकी बॉडी जो है वो कोशिका से बनी हुई है ना, सेल से बनी हुई है, ये यहाँ पर सेल कहलाता है। अब जब ये सेल है तो इस सेल के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब जब बीच में ये न्यूक्लियस होता है तो इसी न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। इधर डीएनए पाया जाएगा, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर आरएनए पाया जाएगा। तो डीएनए और आरएनए बेसिकली इसी वाले पोर्शन में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर। अब ये होता कैसा है तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो इसके बारे में पता कैसे लगाया गया। जो न्यूक्लियस है इसको यहाँ से निकाला। अब न्यूक्लियस को निकालने के बाद में जब सेल में से न्यूक्लियस को निकाला गया तो इस न्यूक्लियस में से हमें क्रोमोजोम मिला। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जब आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी अपने छोटे क्लास में, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर, कुछ एक्स प्रकार का, ये हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाया गया, ठीक है। अब इस क्रोमोजोम के अंदर ही जो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से स्पायरिंग वगैरह देख रहे हो, इसी स्पायरल को थोड़ा सा बाहर की साइड जब इन्होंने खींचा, जब थोड़ा सा बाहर की साइड में खींचा तो वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोजोम है, और इसी क्रोमोजोम के अंदर यहाँ पर आपको ये डीएनए देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से समझाऊँ। ये क्रोमोजोम देखने को मिला, इस क्रोमोजोम को हमने बाहर निकाल के थोड़ा सा खींचा, जब खींचा तो यहाँ पर ये हमें डीएनए मिल गया, ठीक है। ये हमारा डीएनए होता है और इसी को हम लोग जीन भी बोलते हैं। आपका ये जीन भी कहलाता है। आपने देखा होगा ना, जेनेटिकली डिसऑर्डर, जेनेटिकली बीमारी है, यहाँ पर इंसान में फैलती भी जा रही है। अगर किसी का डीएनए खराब है तो बेसिकली क्या होता है, उसके पूरे परिवार के अंदर वो बीमारी फैलती भी चली जाती है ना। तो बेसिकली वो इसी वाले डीएनए के बारे में चर्चा की जाती है, वो यही है वो जीन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जीन डीएनए बिल्कुल सिमिलर से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं डीएनए के, तो डीएनए के अंदर आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक फॉस्फेट, दूसरा शुगर और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा, थोड़ा सा वेट करो। आपने इतना यहाँ पर समझ लिया तो आपने ये स्ट्रक्चर भी देख लिया, ह्यूमन सेल, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से क्रोमोजोम निकला, क्रोमोजोम में से यहाँ पर इसको खींचा तो ये हमारे पास आ गया डीएनए। क्लियर हो गया। अब डीएनए को जब आप लोग देखते हो तो इस डीएनए के अंदर यहाँ पे आपस में बॉन्डिंग हुई हुई है। बॉन्डिंग होने का मतलब है कुछ इस प्रकार से, जब आपने यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो असली स्ट्रक्चर आपको बीच में इस प्रकार से यहाँ पर ये देखने को मिलता है ना। ऐसे तो आप लोग डीएनए बनाते हो, बीच में इस प्रकार से ये बॉन्डिंग हुई हुई है। अब ये जो बॉन्डिंग हुई हुई है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं।
क्या क्या आता है, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है यहाँ पर, इनका ये जो आपस में मिली हुई है ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं, आपने देख लिया, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, AGCT करके आप लोग याद रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एडेनिन होता है, ए जो होता है वो कनेक्ट होता है टी के साथ में, यानी कि ए जो है वो कनेक्ट होता है टी के साथ में, और जी कनेक्ट होता है सी के साथ में, यानी एडेनिन और इधर थाइमिन आपस में जुड़ जाते हैं, और इधर गुएनिन और उसके साथ साथ साइटोसिन आपस में जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डीएनए के कंपोनेंट मैंने आपको समझा दिए हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे आते हैं। इतना आप लोगों ने सीख लिया, आपने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर ये देख लिया। अब कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा सामने तो समझ जाओगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर आपने डीएनए के बारे में जान लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि जी सी से मिला हुआ है, ए टी सी से मिला हुआ है ना। जैसे मैंने आपको बताया, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन और जी से गुएनिन और सी से साइटोसिन। अब मैंने आपको बताया उसी वाले पोर्शन में आरएनए भी मिल रहा है, लेकिन डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड है, आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड है। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस आप क्या है इसको समझना। जब हम लोगों ने डीएनए के अंदर देखा तो ये 4 चीज़ें मिली हैं। आरएनए के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ है, साइटोसिन डीएनए में भी है, गुएनिन डीएनए में भी है, एडेनिन डीएनए में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डीएनए के अंदर थाइमिन है, लेकिन इधर आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है आरएनए डीएनए के बीच में। क्लियर हो गया, चलो आगे आते हैं। अब जब हम लोग आरएनए की बात करते हैं, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो आरएनए आपको 3 प्रकार का देखने को मिलता है। अब 3 प्रकार का देखने को मिलता है, वो कैसा होता है, तो इसमें mRNA होता है, tRNA होता है और RNA होता है। ये बहुत डिटेल से बात हो गई, हालांकि इसको भी मैं समझाना तो चाहता हूँ कि समझा दूँ, लेकिन बहुत यार टाइम लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू इसके बारे में भी दे देता हूँ। यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं mRNA की, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर RNA। जब हम लोग बात करते हैं tRNA की, इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट RNA। जब RNA की बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है राइबोसोमल RNA। अब यहाँ पे RNA का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, प्रोटीन को बनाने का यहाँ पर ये काम कर रहा है। ये जो RNA है, यानी कि राइबोसोमल RNA, ये एसोसिएटेड है राइबोसोम प्रोटीन से। ये क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाता है, प्रोटीन को यहाँ पे बनाता है। चलो अब ये प्रोटीन कैसे बनाता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अब जिम वाले जो व्यक्ति हैं उनको तो यहाँ पे पता चल गया होगा, अमीनो एसिड जैसे ही मैंने नाम लिया आपको पता चल गया होगा। और अमीनो एसिड भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना। आपको पता होगा जिम के अंदर जो सप्लीमेंट्स आते हैं, उन सप्लीमेंट्स के अंदर आप हमेशा वाला सप्लीमेंट जो उठाते हो जिसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स यहाँ पर होता है ना, जिसके अंदर आर्जिनिन होगा, ल्यूसिन होगा, लाइसिन होगा। आपको याद आ रहा होगा, प्रोटीन के अंदर ही पाया जाता है, प्लस प्री वर्कआउट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक होता है नॉन अमीनो एसिड्स, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर आपको 20 अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। वैसे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। इन अमीनो एसिड्स को मिलाकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब इसमें से कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो 10 हैं ये नॉन अमीनो एसेंशियल एसिड्स हैं, टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन। अब ये नॉन अमीनो एसेंशियल एसिड्स का मतलब ये है कि भाई ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, हमारी बॉडी इसको नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है, बाहर से इसको बॉडी के अंदर डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये कुछ ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिसको आपको बाहर से लेना पड़ता है, बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आप इसको खाने से लेते हो, काफ़ी सारी सप्लीमेंटिंग वगैरह भी इसकी होती है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो इन एसिड्स का यूज़ करा जाता है आरएनए के थ्रू, ताकि यहाँ पे प्रोटीन को बनाया जाए, राइबोसोम्स को बेसिकली यहाँ पर बनाया जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एसिड का क्या काम हुआ, तो देखो हमारे बॉडी के अंदर जो आरएनए है ये 3 प्रकार के हैं। एक होता है mRNA। अब होता क्या है, बॉडी के अंदर हमारे पास ऑलरेडी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब जब एसेंशियल अमीनो एसिड जब हम लोग बाहर से लेते हैं, आपने उसको खाया, तो खाने के बाद क्या होता है, ये मैसेंजर पता लगाता है कि हाँ हमारे पास एक एसेंशियल अमीनो एसिड आ चुका है, और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये बेसिकली यहाँ पर इसको यहाँ पे एक तरीके से इन्वाइट करता है टीआरएनए को। मैसेंजर आरएनए इसको मैसेज भेज देता है किसको, ट्रांसपोर्ट आरएनए को, और ट्रांसपोर्ट आरएनए क्या करेगा, फिर इस अमीनो एसिड को उठाकर इस आरएनए तक पहुँचाएगा, प्लस यहाँ पे प्रोटीन को बनाया जाएगा।
ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आरएनए डीएनए का है। ये इसको लेकर काफ़ी सारा इशू देखने को मिलता रहता था, इसी वजह से मैंने आपको समझा दिया है। कभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से ही बताऊंगा, मतलब अभी भी इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि ताकि मैं आपको इन चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जब एक ही क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ लेते हैं, तो यार मेरा ही मन करता है यार मैं हाथों हाथ बता दूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जब वीडियो आएगा तो उसके अंदर समझा दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो, उससे क्या होगा कि उन बच्चों के साथ साथ और भी लोग यहाँ पर इसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के द हिंदू के अंदर डिस्कशन किया था हमने इसके बारे में, बट यहाँ पे क्या है कि इस वीडियो को भी काफ़ी सारे लोग वो देखते हैं जो कि द हिंदू डिस्कशन नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए भी डिस्कस करूँगा। प्लस यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी जो क्लिप है मैं काट कर अपलोड करने की कोशिश कर दूँगा, क्लिप काट के डाल दूँगा, तो इससे क्या होगा आपको हेल्प मिल जाएगी, आप आराम से उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। इस आर्टिकल को इंटरनेशनल रिलेशंस यानी जीएस पेपर 2 से लिंक कर पाओगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडस वाटर को लेकर बातचीत हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अभी यहाँ पर एक डिस्कशन हुआ है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में परमानेंट इंडस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, और क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसके बारे में अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कुछ खुलकर नहीं बताया है, तो बस खाली हमें पता है कि हाँ मीटिंग हो चुकी है। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ये मीटिंग क्या है, प्लस यहाँ पर ये ट्रीटी क्या कहलाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। अब ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के बीच में मीटिंग होगी, और जो मीटिंग होती है उसके लिए खुद एक अलग से कमीशन बना रखा है जिसका नाम है परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है, ये मीटिंग जो है हर साल होती है, हर साल होती है। जब से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है 1960 के अंदर, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, तब से हर साल भारत पाकिस्तान इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से पहले भी मीटिंग हुई हुई है। अब हम लोग इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन हो गया था, है ना, पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, कुछ यहाँ पर विवाद हुए। उस विवाद के टाइम पर भारत ने क्या किया, कुछ नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान में जाने से रोक दिया, इससे पाकिस्तान यहाँ पे घबरा गया। उसके बाद ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है। तो आप कहोगे नहीं समझ में आया, चलो अब समझते हैं। यहाँ पे जब आप लोग इन रिवर्स को देखोगे तो इंडिया से ही यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स पाकिस्तान में जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडस नदी इधर से होती हुई ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। फिर उसके बाद में ये जो आपको देखने को मिलेगी दूसरी नदी झेलम नदी है, ये यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर चेनाब नदी भी यहाँ पर इंडिया से जाती है, पाकिस्तान में एंटर करती है। रावी नदी भी यहाँ पर भारत से जाकर पाकिस्तान में एंटर करती है। ब्यास भी यहाँ पर भारत से जाकर पाकिस्तान में एंटर करती है, और सतलज भी यहाँ पर जाकर पाकिस्तान में ही एंटर करती है। तो ये सारी नदियाँ इंडिया से ही जा रही हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर जो मेजर वाटर सोर्स है वो भारत की साइड से आ रहा है, और ये सारी नदियाँ जाकर इंडस में मिल जाती हैं, क्योंकि इंडस तो अलग बह रही है, और ये बाकी सारी नदियाँ जो है जाकर आप देख पाओगे एक साथ इंडस नदी में यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर मिल जाती हैं। इतना आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। अब बात करते हैं इस ट्रीटी में क्या हुआ था। मैंने आपको बताया उससे पहले विवाद काफ़ी हो रहे थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो भारत ने एक टाइम पर पानी की सप्लाई कट कर दी। अब यहाँ से हम लोग नदी का पानी बंद कर देंगे तो पाकिस्तान में पानी फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान के हालत ख़राब हो जाएंगे, पानी की कमी पड़ जाएगी यहाँ पर। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान चिंता में आया, और यह मुद्दा यहाँ पर इसने उठाया। फिर उसके बाद फाइनली 1960 में तारीख थी 19 सितंबर, तो इस तारीख को इंडस वाटर ट्रीटी की जाती है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी होती है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में की जाती है। ध्यान रखना, इस ट्रीटी को करवाने वाला जो तीसरा व्यक्ति है वो है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट करके भारत पाकिस्तान के बीच में इस इंडस वाटर ट्रीटी को करवाया था। अब इस ट्रीटी को करवाया गया तो इसमें क्या डिसाइड किया गया? डिसाइड ये किया गया जो ऊपर की तीन नदियां हैं, ऊपर की तीन नदियां बोले तो कौन कौन सी? इंडस हो गई, इधर झेलम हो गई, और इसके बाद यहाँ पर इधर हो गई चेनाब। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडस, झेलम, चेनाब। ये जो तीन नदियाँ हैं ऊपर की, इस नदी के ऊपर जो हक है वो पाकिस्तान को मिलेगा। बाकी जो नीचे की तीन नदियाँ हैं कौन सी? रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, इन नीचे की तीन नदियों का जो राइट है वो इंडिया को मिलेगा। अब राइट मिलने से मतलब हमें समझ में नहीं आया। देखो, राइट मिलने से मतलब ये है कि भारत ऊपर की जो तीन नदियां हैं जिसका हक पाकिस्तान को दिया गया है, इसको लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा कुछ करने का मतलब है पानी यहाँ पर इन नदियों का स्टोर करके नहीं रख सकता है इंडिया। प्लस यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाना है जिससे कि इस पानी का फ्लो खराब हो जाए। अगर पानी का फ्लो खराब होगा, पानी का फ्लो अगर हल्का हो जाएगा तो पाकिस्तान में पानी कम पहुँचेगा।
तो ये बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर साइन किया गया कि जो पानी है इसका फ्लो बराबर चलता रहे और ये पानी पाकिस्तान के अंदर बराबर पहुंचता रहे। बेसिकली ये पर्पस था इस ट्रीटी का, ठीक है ना। बाकी जो 3 नदियां हैं इस पे तो भारत का हक है, भारत इस पे कोई सा भी प्रोजेक्ट लगाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए, इस पानी को स्टोर करे, कुछ भी करे, इरिगेशन के लिए यूज़ करे, सब हमारा हक यहाँ पर हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस ट्रीटी के अंदर ये सारी बातें की गई थी। जैसा आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, इधर हमारे जो कंट्री के उस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, प्लस यहाँ पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मतलब इन दोनों ने इस ट्रीटी को साइन किया था। इधर हमारे प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में और हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, दोनों के बीच में इस ट्रीटी को साइन कर लिया गया था। ये उस समय का आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। अब इस ट्रीटी के बारे में मैंने ऊपर से तो आपको बता दिया क्या क्या हुआ था। कुछ की प्रोविजंस भी हैं, वो की प्रोविजंस क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया, चलो रिवीजन भी हो जाएगा। इंडस, चेनाब, झेलम, ये जो तीनों नदियां हैं इसके ऊपर राइट किसके पास गया? पाकिस्तान के पास गया। बाकी जो ब्यास, रवि, सतलज, ये जो 3 नदियां हैं ये अलोकेट कर दी गई भारत को। भारत इस पर आराम से यूज़ कर सकता है, खूब यूज़ करो। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं इस पर हम लोग प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। अब इस ट्रीटी के अंदर यह बोला गया कि देखो जो पानी है, इसका जो पानी है यहाँ पर हम लोग लगभग 80% जो पानी है, लगभग यहाँ पे इसको आप कह सकते हो 135 मिलियन एकड़ फीट तक का जो पानी है पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे बचा हुआ पानी होगा इन तीनों नदियों का वो इंडिया यूज़ कर सकता है। मतलब कि इंडिया थोड़े बहुत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इस प्रकार के प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकता है, लेकिन ध्यान रखा जाए इस पानी का फ्लो नहीं खराब होना चाहिए, ये पानी प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर पहुँचना चाहिए। ये ट्रीटी यहाँ पर होती है। और इसी ट्रीटी के अंदर एक कमीशन को भी बनाया जाता है जिसका नाम है परमानेंट इंडस कमीशन। अब ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है इसको बनाया जाता है दोनों साइड के परमानेंट कमिश्नर्स के थ्रू। और होता क्या है, इस कमीशन के अंदर हर साल इंडिया पाकिस्तान की साइड से लीडर्स जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं इस ट्रीटी को लेकर कि इस ट्रीटी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर कोई विवाद होता है तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, प्लस आपस में इस ट्रीटी को लेकर हर साल इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा। आगे आते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे क्या मेंशन किया गया, इसी ट्रीटी के अंदर एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को बनाया गया जिसको हम लोग DRM बोलते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब है कि इस ट्रीटी को लेकर कोई भी विवाद आता है पाकिस्तान भारत के बीच में तो उसको सुलझाने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। और इसी के लिए यहाँ पर ये 3 स्टेप का हमने ये तरीका बनाया। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास परमानेंट कमीशन आ चुका है। भाई कोई भी दिक्कत होगी तो हर साल मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे रिजॉल्व कर लिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर कि मान लो कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई अनरिजॉल्व क्वेश्चन है जिसको लेकर मुद्दा यहाँ पर उठा पड़ा है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक कंट्री वर्ल्ड बैंक पहुँच सकती है और वो जो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल से एक्सपर्ट, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान से हटकर कोई एक ऐसा व्यक्ति को हमारे इस पूरे मुद्दे के बीच में अपॉइंट कर देगा। फिर वो व्यक्ति यहाँ पर हमारे इस पूरे मुद्दे की सुनवाई करेगा, यानी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा वो, ठीक है ना। दूसरा तरीका यह है। तीसरा तरीका यह है कि मान लो इससे भी कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट आया था, वर्ल्ड बैंक ने भेजा, उसके बाद भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को लेकर जो विवाद था वो खत्म नहीं हुआ, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके बाद ये होगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर इस मैटर को पहुंचा सकता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस मैटर को अपील कर सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान का कंसर्न यही रहता है, पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश करता है कि यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में ये बातें उठाई जाएं कि इंडिया की साइड से ये पानी आ नहीं पा रहा है, और ये सारी बातें हम लोग देख पाते हैं। क्लियर हुआ ना। तो आपने आज इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी टू द पॉइंट सारी बातें जान ली हैं। ये सारी बातें नोट्स के फॉर्म में जैसा PDF के अंदर दिख रहा है वो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है बेसिकली वो वही है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे वो चैनल ओपन होगा, वहाँ से PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पे लाइक का बटन भी लगा दो यार, ठीक है, लगा दवा तो है, वैसे भी दबा दो उसे, ठीक है ना, एक सपोर्ट मिलता है। आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो के अंदर, मतलब कि पूरी ताकत मैं अपनी ऑब्वियसली लगा देता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकूँ और जितना मैं यहाँ पर कुछ नया सीखूँ मैं भी आप लोग को यहाँ पर सिखा सकूँ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे इंडिया भर में, आधार कार्ड के सिक्योरिटी को लेकर। आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ, सरकार ने एक आप कह सकते हो एडवाइजरी जारी करी और उसके अंदर बोल दिया कि भाई आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कहीं शेयर मत करना। फिर उसके बाद उसी एडवाइजरी को वापस ले लिया। तो उसके बाद यहाँ पर ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठता है, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं।
तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, साइबर सिक्योरिटी, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो इन पॉइंट से आप लोग अपने आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे मैंने आपको बताया आधार कार्ड को लेकर ये इशू उठ रहा है। तो इशू क्या है, व्हाट इज द इशू? इशू यह है, ये आप देख पाओगे जो सरकार का प्रेस रिलीज है, 27 मई को सरकार ने प्रेस रिलीज किया और सरकार ने खुद यहाँ पे ऑफिशियली बोला, डू नॉट शेयर फोटो कॉपी ऑफ योर आधार विद एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज उसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बातें यूआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोली हैं। यूआईडीएआई जो बॉडी है यही यहाँ पर आधार कार्ड को इशू करती है। इन्होंने बोला कि भैया गलती से भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर मत कर देना। देखो दिक्कत यह है ना कि बात ये बताई जा रही है, हालांकि 2016 में आधार कार्ड का बिल आ चुका था, आधार कार्ड को लेकर बिल आया गया था, तब से आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं सबको, और आज आप बता रहे हो कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ शेयर मत करना। ठीक है ना, अब क्या है, इतने टाइम पे तो लोगों ने काफ़ी सारी जगह पर अपनी आधार कार्ड की फोटोज कॉपी शेयर कर दी हैं। इनफैक्ट यहाँ पे फोटोकॉपी करवा कर कहीं कहीं पर छोड़ भी आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सरकार ने काफ़ी लेट बताया इसके बारे में। अब सरकार ने बताया तो वापस से अपने वर्ड्स ले क्यों लिए? 27 मई को ये बताया, 30 मई को वर्ड्स वापस ले लिए 2 दिन बाद। क्यों? क्योंकि बहुत पैनिक मच चुका था ऑनलाइन, लोगों के अंदर गुस्सा भी जाग चुका था कि भाई अभी तक क्यों नहीं बताया, हम तो लाखों फोटोज कॉपी शेयर कर चुके। तो सरकार ने बोला भाई इतना पैनिक मच रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने बोला है वो सब वर्डिंग्स हम अपनी वापस ले रहे हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा और कंट्रोवर्सी के अंदर आ चुका है। तो वही हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर, इसके सेफ्टी के अंदर क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं। आधार कार्ड को इशू करने वाली बॉडी कौन सी है? वो है यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में जान लो, प्रीलिम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बेसिकली एक स्टैचुटरी अथॉरिटी है। इसको बनाया गया था 12 जुलाई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये बॉडी आती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, इस बॉडी का जो मेजर काम है वो क्या करना है, 12 डिजिट का आधार कार्ड देना सभी रेसिडेंट्स को। और 31 अक्टूबर 2021 यानी पिछले साल 31 अक्टूबर 2021 तक क्या हुआ है, लगभग 131.68 करोड़ आधार नंबर्स इशू कर दिए गए हैं। लगभग आप कह सकते हो इतने लोगों के पास में आधार कार्ड देखने को मिल जाएगा हमारे कंट्री में। लेकिन अब मुद्दा यह है कि यूआईडीआई ने स्टार्टिंग में कुछ वार्निंग दी है। इन्होंने वार्निंग ये दी कि जो जनरल पब्लिक है उसको अपनी फ़ोटोकॉपी कहीं भी शेयर नहीं करनी है। अगर फ़ोटोकॉपी शेयर करी गई तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। इनफैक्ट मिसयूज़ किस प्रकार से हो सकता है, तो आप लोग इसको देखो। मान लो ये आपका आधार कार्ड है और इसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है, और एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर प्रॉपर एडिटिंग आती है, वो फोटोशॉप का इस्तेमाल करके आपकी फ़ोटो हटा कर अपनी फ़ोटो लगा देगा। जब अपनी फ़ोटो लगा देगा तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का वो यूज़ कर सकता है और यूज़ करके कहीं पे भी बवाल मचा सकता है, और पकड़ा कौन जाएगा? आप पकड़े जाओगे। तो यही यहाँ पर इसका एक इशू है। प्लस यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आपसे फिर भी आधार कार्ड की कहीं पर मांग हो रही है, आपको आधार कार्ड देना है, तो आप मास्क्ड आधार कार्ड दो। अब ये मास्क्ड आधार कार्ड क्या होता है, जैसा आप लोग पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, ये रेगुलर आधार कार्ड है। आपका नाम होता है, फीमेल हो मेल हो, ये सारी बातें, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ आधार नंबर होगा 12 नंबर का। लेकिन जो मास्क आधार कार्ड होता है इसमें मास्क लगा दिया जाता है, शुरू के 8 नंबर दुबका दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 4 नंबर दिखेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मास्क आधार वाला जो ये आधार कार्ड है इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब आप कहोगे कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पर ऑफिशियल ही यहाँ पर एक लिंक जारी कर रखा है, उस लिंक पर जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका है। फिर और क्या बोला गया, सरकार ने तीसरा पॉइंट ये बोला कि देखो जो पब्लिक कंप्यूटर्स हैं, साइबर कैफ़े और इन सारी जगह पर लोग कंप्यूटर्स पर जाते हैं और अपने ई आधार को डाउनलोड कर लेते हैं वहाँ से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर उसको अवॉइड करना है। पब्लिक कंप्यूटर्स पे अपने आधार कार्ड को नहीं डाउनलोड करना है। अगर करा है तो वहाँ से जाकर डिलीट कर आओ। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे होटल्स हैं, मूवी थिएटर्स हैं, वो आपका आधार कार्ड कलेक्ट करते हैं। आधार कार्ड कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली बात तो आप उस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछो जो आपका आधार कार्ड कलेक्ट कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है आधार को कलेक्ट करने का, क्योंकि आधार को कलेक्ट करने का इन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। अगर लाइसेंस है तो आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पर आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सारी वार्निंग्स UIDAI की साइड से आती हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पर उसके बाद बताया गया आधार को लेकर आखिरकार क्या क्या कंसर्न्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को हम लोगों को मिलती हैं।
सबसे पहली प्रॉब्लम देखने को मिलती है मिसयूज़ ऑफ आधार डेटा, यानी जो आधार कार्ड है उसका मिसयूज़ हो सकता है। कैसे मिसयूज़ हो सकता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे, कोविड-19 के टाइम पर जब आप लोग वैक्सीन को लगवाने जा रहे थे, टेस्टिंग हो रही थी, तो उस समय भी आधार की फ़ोटोकॉपी मांगी जा रही थी, जबकि वो ज़रूरी नहीं था, तब भी यहाँ पर आधार की फ़ोटोकॉपी मांगी जा रही थी। तो इस प्रकार के काम खुद किए जा रहे थे। तो ये यहाँ पर अपने आप में आप कह सकते हो आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ यहाँ से हो सकता है। ये यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत बताई गई। दूसरा कंसर्न बताया गया कि भाई जब आप लोग देखोगे तो आज के टाइम पर आधार कार्ड के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे हैं उनको बिना आधार कार्ड के आंगनवाड़ी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है ना। जब आंगनवाड़ी सर्विसेज के लिए या स्कूल सर्विसेज के लिए वो जाते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहली बार यहाँ पर आधार कार्ड की डिमांड की जा रही है। हालांकि उसको अलाउ नहीं किया गया है, तब भी वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ने यहाँ पर क्या कर रखा है, काफ़ी सारी जगह पर आधार कार्ड का यूज़ बढ़ा रखा है। बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, सरकारी स्कीम्स। अगर उन सरकारी स्कीम्स के अंदर बेनिफिट्स लेने हैं तो वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो आधार कार्ड की मदद से मिलते हैं। यानी कि मान लो किसी को यहाँ पर बेनिफिट उठाना है इस सरकारी स्कीम का, तो यहाँ पे क्या करना होगा, उसे अपना आधार कार्ड लिंक करवाना होगा अपने जॉब कार्ड से, राशन कार्ड से, है ना, बैंक अकाउंट से, इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन से, सिम से आपका आधार लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर लिंक हैं तभी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो खुद ही आप लोग ने रिक्वायरमेंट बढ़ा रखी है, ज़बरदस्ती यहाँ पर आधार कार्ड को हर जगह पर डाल रखा है, जिसकी वजह से आधार कार्ड ज़्यादातर सर्कुलेट हो रहा है। फिर एक और कंसर्न आता है फ्रॉड प्रोन आधार इनेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम, यानी AEPS इसको सिस्टम बोलते हैं। ये AEPS सिस्टम क्या है तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ये इस प्रकार से सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होगा, आपको कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी होंगी, फिंगरप्रिंट स्कैन करना होगा और यहाँ पर आप अपना पैसा निकाल सकते हो अपने आधार कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक है। तो आप आधार कार्ड से अपने पैसे को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। इसको हम लोग मिनी ATM के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे भी आधार कार्ड का मिसयूज़ हो सकता है, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ये बताया गया। और काफ़ी सारे बड़े बड़े फ्रॉड्स यहाँ पर देखे गए इस सिस्टम के अंदर में। क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया कि भाई क्या क्या दिक्कतें बताई जा रही हैं कि रीसेंट टाइम्स में आधार कार्ड को लेकर क्या इश्यूज़ निकल कर आए। जो हमारे कैग हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि आधार कार्ड को इशू करता है, इन्होंने बताया कि भाई वाकई में आधार कार्ड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इनफैक्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का सेक्शन 57 को रद्द कर दिया था, इसको स्टक डाउन कर दिया। रद्द क्यों किया? क्योंकि सेक्शन 57 ये बोलता है आधार कार्ड का कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो किसी भी व्यक्ति का आधार जो कार्ड है या फिर उसकी डिटेल्स है वो कलेक्ट कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी वजह से सेक्शन 57 को रद्द कर दिया गया। और इसी प्रकार से बाद में आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 को लाया गया और इसको इशू किया गया ताकि क्या करा जा सके, जो बैंक्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ इनको इजाज़त है ये आपके आधार डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तभी तो सिम से आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए बोला जाता है, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए बोला जाता है। तो बैंक और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास इजाज़त है, ये आपका आधार कार्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर आधार कार्ड का कुछ हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है। देखो यहाँ पे एक टाइमलाइन बताई गई है। देखो 2009 के अंदर से यहाँ पर आधार कार्ड के बारे में चर्चा हो रही थी। UIDAI जिसने यहाँ पर आधार कार्ड को इशू करने का काम ले रखा है, तो UIDAI को एस्टेब्लिश करा गया 2009 में और नंदन नीलेकेनी इनको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन। फिर 2010 में आधार का लोगो लॉन्च हो गया। फिर 2011 में आधार जो है 100 मिलियन लोगों तक पहुँचा। लेकिन फिर उसके लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस होते रहे। जो यहाँ पे पुराना हाई कोर्ट के जजेस हैं, खासकर पुराने हाई कोर्ट के जज हैं, फॉर्मर जज हैं हमारे KS पुत्तास्वामी, इन्होंने आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया 2012 के अंदर। उसको लेकर ये विवाद चलता रहा। फिर उसके बाद में 2014 में यहाँ पे बोला गया कि जो आधार कार्ड को उसका डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्राइवेसी का इशू उठाया कि देखो यहाँ पर प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो आधार कार्ड को शेयर करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। फिर 2016 में आधार बिल को लाया गया। आधार बिल बेसिकली यहाँ पर लाया गया एज अ मनी बिल लोकसभा के अंदर। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्राइवेसी को एक तरीके से एक फंडामेंटल राइट बनाया, है ना। फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोर्ट ने प्रॉपरली फिर आधार कार्ड को लेकर जारी कर दी हैं चीज़ों को। तो बेसिकली आधार कार्ड आज के टाइम पर आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ तो है, ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। कैसे शुरुआत होती है, तो प्रॉपरली 2016 के अंदर बिल लाया गया था, 2016 से आपको यहाँ पे आधार कार्ड इशूज़ करे जा रहे हैं।
क्वेश्चन ये है आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहला देखने को मिलेगा, आधार कार्ड आपको बेसिकली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देता है, यानी आपकी एक पहचान बताता है इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड से आप लोग को और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी जगह पर आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना। जो रेसिडेंट्स है इंडिया के, उनके पास एक यूनिक सी आइडेंटिटी है। उसके बाद यहाँ पर जो ये आधार कार्ड है एक पेपरलेस ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर आइडेंटिटी है, कहीं पर भी यहाँ पे आप लोग अपनी आइडेंटिटी को बता सकते हो, एक पेपरलेस है ये। उसके बाद आधार की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ज्योग्राफी को लेकर कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं देखने को मिलता। प्लस यहाँ पे जो है आधार कार्ड है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका जो मतलब डिटेल्स वगैरह, इसके जो यूज़ वगैरह है वो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है। इनफैक्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आपका जो आधार कार्ड है, जो इसकी डिटेल्स वगैरह है वो आज के टाइम पर हम लोग फ़ोन्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो ऑनलाइन डिटेल्स ये सारी मिल जाती हैं आपके आधार कार्ड की। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं, यानी जो अलग अलग सरकार स्कीम वगैरह चलाती है उसके जो बेनिफिट्स वगैरह वो सब यहाँ पर आधार कार्ड की मदद से मिलते हैं। एलपीजी कनेक्शन हो गया, मोबाइल कनेक्शन हो गया, बैंक अकाउंट को ओपन करवाना है तो उस सब जगह पर भी आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आधार कार्ड के ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए जो कि मैंने आपको बताए, और ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो ये आधार कार्ड का इशू हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्कस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, हमेशा से ही चर्चा में रहता है, तो यहाँ पे कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सरकार बढ़ रही है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर टॉपिक्स आपको ये सारे देखने को मिलेंगे, यहाँ से लिंक हो जाएगा ये वाला आर्टिकल। तो द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट लगभग 1,34,200 करोड़ या फिर 1,34,200 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर एक इतने रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर रेलवे, रोड, एयर नेटवर्क को बूस्ट अप करेगा, इन नेटवर्क्स को मजबूत करेगा। ऐसा खुद यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। ठीक है ना, तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी क्या किया, ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया इतने करोड़ रुपए का नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और करीब लेकर आएगा। प्लस जो हमारी कनेक्टिविटी है वो इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माध्यम से साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज़ तक पहुंच पाएगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप लोग देखोगे तो ये हमारा महान भारत हुआ, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है वो आपको ये देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न मैप के अंदर आपको 8 राज्य देखने को मिलते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, ये हमारे 8 राज्य हो गए। अब इंडिया जो है इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से से कनेक्टेड तो है, लेकिन किसके माध्यम से, वो यहाँ पर कनेक्टेड है इस वाले कॉरिडोर के माध्यम से। इसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं या फिर चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये पोर्शन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पोर्शन भारत के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जब आप लोग यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप को देखोगे, एक वर्ल्ड मैप में लेकर आया था, अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ डाल दिया, सॉरी, यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा हुआ। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है भारत के इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर जो दुनिया भर का ईस्टर्न वर्ल्ड है, ये जो ये वाला हिस्सा है, इससे हम लोग कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इंडिया को इस वाले हिस्से से कनेक्ट करने में ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हमारी मदद करता है। और इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट करें ताकि इस एरिया को इंडिया से और ज़्यादा मजबूती से हम लोग कनेक्ट कर पाएँ, ताकि इससे यहाँ पे क्या कर सकें, इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब मैंने जैसे बताया कि भाई रेलवे, रोड वगैरह के ऊपर ये 1,34,000 करोड़ रुपये खर्चे जाने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी, यानी कि सड़कें बनाई जाएंगी, ट्रेन चलाई जाएगी और हवा के माध्यम से यानी एरोप्लेन भी चलेंगे। तो इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और भारत के बीच में एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। उसके बाद बताया गया 4,000 किलोमीटर का रोड होगा, 20 रेलवे प्रोजेक्ट्स होंगे। उसके बाद 15 एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो कि अभी यहाँ पर डेवलप करे जा रहे हैं और डेवलप हो भी चुके हैं लगभग। उसके बाद इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में वाटरवे कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। वाटरवे कनेक्टिविटी का मतलब है समुद्र के माध्यम से, नदियों के माध्यम से रास्ता देखने को मिलेगा। और इसीलिए हमारे पास नेशनल वाटरवे 1 है जो कि गंगा रिवर पर है, नेशनल वाटर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, नेशनल वाटरवे 16 जो कि बाराक पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ। तो नेशनल वाटरवे 1 ये आपको देखने को मिल जाता है गंगा रिवर पर। ठीक है, ये रिवर, ये जो नदी है, ये बेसिकली ये वाटरवे 1 है, ये यहाँ पे कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद में नेशनल वाटरवे 2 आपको इधर देखने को मिल जाएगा।
धुबरी से सड़िया तक ये जाता है। इसके अंदर असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ये सारे राज्य कवर हैं। और इधर यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1 के अंदर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल कनेक्टेड है। अब आप कहोगे इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहाँ पे कनेक्ट हुए, तो देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक कनेक्ट हुआ, तो वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी सामान वगैरह है वो हम लोग इस अपने समुद्र के माध्यम से भेज सकते हैं, कहाँ पर, दराक एरिया तक, ठीक है ना, इधर वाले एरिया तक, नॉर्थ ईस्टर्न तक। तो यहाँ पे भी इस वाले नेशनल वाटरवे के माध्यम से हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को कनेक्ट कर पाते हैं, और इस वाले वाटरवे के माध्यम से भी हम लोग इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को भारत से कनेक्ट कर पाते हैं। उसी प्रकार से नेशनल वाटरवे 6 देखने को मिल जाएगा। अब ये जो नेशनल वाटरवे 6 आप लोग जब देखते हो तो ये बेसिकली यहाँ पर लखीमपुर से भांगा वाले एरिया तक कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस वाले रीजन पर। यहाँ पे भी असम, मिजोरम, मणिपुरा, त्रिपुरा ये सारे स्टेट्स कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, ये भी भारत को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो बेसिकली ये सारे नेशनल वाटरवेज हैं, और भी बहुत सारे नेशनल वाटरवेज आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन हम अभी चर्चा 1, 2 और 6 वाले की कर रहे हैं, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर आपको ये तीनों वाटरवेज देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, इसको डेवलप किया जा रहा है, ये काम डेवलपमेंट पर है, तो इससे भी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में कनेक्टिविटी को बना पाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया हम लोग रोड के माध्यम से, रेल नेटवर्क के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से भी कनेक्ट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे इंडिया बांग्लादेश रूट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, है ना, पहले 8 थे अब वो 10 हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे रूट ऑब्वियसली बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारी अच्छी तरीके से भारत के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर मल्टी मोडल हब भी चलाए जा रहे हैं। इसके अंदर आप कह सकते हो टूरिस्ट जेटीज़, यहाँ पर टूरिज्म के तौर पर कुछ यहाँ पे बोट वगैरह चल रही हैं, फ्लोटिंग टर्मिनल बनाया जा रहा है, प्लस ईस्ट वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड को चलाया गया। यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को कनेक्ट करेगा भारत के पूरे हिस्से से। यहाँ पर बहुत सारे वाटरवे, लगभग आप कह सकते हो एक लंबा सा 5,000 किलोमीटर का एक लंबा वाटरवे बनाया जाएगा, जिस नदी के माध्यम से, इस वाटरवे के माध्यम से, इस रास्ते के माध्यम से, समुद्र के अंदर जो रास्ता है उसी को वाटरवे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को भारत से कनेक्ट करेगा। उसके बाद एक है NERP SIP, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी वजह से भी काफ़ी डेवलपमेंट होने वाला है, इसकी वजह से भी यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। प्लस सरकार का मेजर फोकस ये है कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया तक पावर ट्रांसमिशन, मोबाइल नेटवर्क, 4G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें पहुँचा पाएँ, वो हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पहुँचा पाएंगे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एक और प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लोग PM-DYINE के नाम से जानते हैं। इसको अनाउंस किया गया था साल 2022-23 के बजट में। यहाँ पे काफ़ी सारा फंड अनाउंस किया गया है। हम लोग PM गति शक्ति स्कीम के अंदर जो पैसा खर्च करेंगे उसमें हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और उसके सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी सारा पैसा खर्चा जाने वाला है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये पूरा का पूरा रीजन है, ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी लोकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग इस एरिया को देखते हो तो यहाँ से इधर ईस्टर्न वर्ल्ड, जो ईस्टर्न साइड की पूरी दुनिया है, वो कनेक्ट हो रही है ना। यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार के बाद इधर साउथ एशियन कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, वो सब भारत से कनेक्ट हो पाती हैं सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की वजह से। तो इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया से लिंक होती है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो आसियान कंट्रीज़ है, बेसिकली यहाँ पर बताया गया आसियान कंट्रीज़ के साथ में जो हमारा भारत का एंगेजमेंट हो पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की वजह से हो पाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखो, ये आपको आसियान कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो टोटल आज के टाइम पर ये 10 आसियान कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, और उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर। आप कहोगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ऐसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। G20 नेशंस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखना। तो आप कहोगे 10 कंट्रीज़ के नाम मैं कैसे ध्यान रख सकता हूँ? तो इसके लिए यहाँ पर एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। टीवी क्लिप्स ऑफ MBBS करके यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है। टीवी क्लिप ऑफ MBBS यहाँ पे याद रखना। MBBS की टीवी क्लिप, या फिर ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर T से थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, M से मलेशिया, B से बर्मा यानी म्यांमार, B से ब्रुनेई, और A से सिंगापुर। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, एक ट्रिक है। और आसियान कंट्रीज़ का जो सिंबल है इस ग्रुप का, वो आपको ये वाला सिंबल देखने को मिल जाता है। इसका अपने आप में कुछ सिग्निफिकेंस है, ये कुछ खास बातें नहीं हैं। इतना समझ में आया? तो बेसिकली आसियान कंट्रीज़ आप लोगों ने समझ लिया। ये आपको ये 10 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। ये 10 कंट्रीज़ अगर हम लोग दुनिया के मैप में, विश्व मैप में देखें कहाँ पर स्थित हैं, तो ये 10 कंट्रीज़ आपको इस वाले रीजन में देखने को मिल जाती हैं। अब भारत इन वाले कंट्रीज से कैसे कनेक्ट हो पाता है? इस वाले रीजन से। तो हमारे ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कंट्रीज से हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है ना, जिसको आसियान कंट्रीज़ बोलते हैं।
क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद में ये तो हमने कवर कर लिया, आगे आते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यार हो चुकी है यहाँ पर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में। बताया गया है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लगभग 34% जो हमारे मतलब देखो दुनिया भर के अंदर जो वाटर रिसोर्स है उसका 34% इसी एरिया के अंदर पाया जाता है। इंडिया का जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसका 40% पोटेंशियल आपको इसी वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। सिक्किम एक राज्य है जो कि इंडिया का खुद का पहला ऑर्गेनिक स्टेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये भी आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ पर आपको विजिट करना चाहिए, तो सभी जगह आपको विजिट करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे असम के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। सिक्किम के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें घूमने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा एरिया माना जाता है, बहुत शानदार सा एरिया है, टी गार्डनिंग भी यहाँ पर होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसी प्रकार से मेघालय के अंदर शिलोंग एरिया बहुत ज़्यादा घूमने के लिए, चेरापूंजी बहुत शानदार जगह है घूमने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब बरसात के टाइम पर लोग मेघालय घूमने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारी जगहें घूमने के लिए। फिर उसके बाद मिजोरम के अंदर काफ़ी सारी जगहें घूमने के लिए। तो मतलब बेसिकली आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर प्लेसेस विजिट करनी चाहिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंस है इसका वो मैंने आपको समझाया। फिर इसी के लिए और भी प्रोजेक्ट्स चलाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको लॉन्च किया गया था 2001 में। यहाँ पर हमारा मेजर फोकस है हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का विकास कर सकें। फिर हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव चलाए, भारत परिमाला योजना। उसके बाद यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को चलाया गया। जो भारत माला परियोजना आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर हम लोग ये सड़क बना रहे हैं जो कि एक तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रही है, गुजरात से इधर जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद यहाँ पर इधर से यहाँ पर आप देख पाओगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कर रही है ना। तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। भारतमाला परियोजना के अपने आप में ही आप देख पाओगे काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ायदे नज़र आने वाले हैं। क्या क्या हम लोग इसके अंदर डेवलप करने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ये आपको क्लियर हुआ। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए और भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कालाधन मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, BCIM और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहला BCIM, ये इसके नाम से पता चल रहा है बांग्लादेश चाइना, उसके बाद यहाँ पे इंडिया म्यांमार। तो यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से निकलता है, कोलकाता से निकलते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से से होते हुए, फिर उसके बाद म्यांमार चाइना को कनेक्ट करता है। फिर दूसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मॉडल। कालाधन मल्टी मॉडल की बात करते हैं तो ये अगेन इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से कनेक्ट करता है। कैसे, तो कोलकाता से समुद्र का रास्ता है, फिर म्यांमार के अंदर सितवे पोर्ट तक हम लोग पहुँच जाएंगे। सितवे पोर्ट से यहाँ पर कालाधन नाम की नदी है, इस नदी से हम लोग आगे जाएंगे, हाईवे जाएंगे, और हाईवे से हम लोग क्या करेंगे इधर एजावल तक, यानी कि हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से तक पहुंच जाएंगे। तो एक कनेक्टिविटी ये देखने को मिल जाएगी। इसको हम लोग कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलते हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। तीसरा आपको यहाँ पर इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे देखने को मिल जाता है ना। ये हाईवे आप कह सकते हो तीनों को कनेक्ट करता है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर मेंस में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कोट कर सकते हो, आपने देखा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता दी गई है। बाकी ये प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। आज का लास्ट आर्टिकल ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर INS गोमती के बारे में चर्चा की गई है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेट कर पाओगे। मुझे लगता है आज का वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे PIB का आर्टिकल है जो INS गोमती है, इसको अभी 34 साल बाद डिकमीशन कर दिया गया है। इसके सर्विस से अभी इसको मतलब हटा दिया गया है। अब ये INS गोमती, इंडियन नेवी शिप गोमती, अब ये सर्विस नहीं देगी, ठीक है, अब ये वर्क नहीं करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो इसके कुछ की हाईलाइट्स के बारे में चर्चा करें तो इंडियन नेवल शिप जो गोमती है, नाम से पता चल रहा है गोमती नदी के ऊपर नाम रखा गया है। हाँ, तो ये इस INS गोमती का नाम गोमती नदी के ऊपर रखा गया है। जो गोमती नदी है इसको हम लोग गुमती ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। गंगा रिवर की गुमती ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी की यहाँ पर ये एक तरीके से सहायक नदी है जिसको हम लोग गुमती ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद INS गोमती को अभी डिकमीशन कर दिया गया है, यानी कि अब ये सर्विस नहीं देगी। अब यहाँ पर ये आप कह सकते हो नेवी के लिए सर्व नहीं करने वाली है, ठीक है। काफ़ी पुराना भी हो चुका है। ये एक फ्रीगेट है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है फ्रीगेट क्या होता है। देखो, एक कॉर्वेट होता है, एक फ्रीगेट होता है, एक डिस्ट्रॉयर होता है। कॉर्वेट होता है सबसे छोटा जहाज़, लेकिन ये सारे वॉरशिप होते हैं, यानी कि युद्ध में लड़ने वाले जहाज़ हैं। तो कॉर्वेट यहाँ पर छोटा होता है, हालांकि इसमें भी काफ़ी मिसाइल्स होते हैं। फ्रीगेट कॉर्वेट से बड़ा होता है और डिस्ट्रॉयर फ्रीगेट से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर कॉर्वेट, फ्रीगेट, डिस्ट्रॉयर क्या होता है तो बता देना। कॉर्वेट सबसे छोटा और फ्रीगेट उससे बड़ा और डिस्ट्रॉयर यहाँ पर सबसे बड़ा,
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये फ्रीगेट था हमारा। उसके बाद यहाँ पर इस पूरे जहाज़ को कमीशन किया गया था, सर्विस में कब लाया गया था 1988 में, मजगांव डॉक लिमिटेड बॉम्बे के अंदर इसको कमीशन किया गया था, बट अभी इसको डीकमीशन कर दिया गया है, काफ़ी पुराना हो चुका है, अब यहाँ पे सर्विस नहीं देगा ये INS गोमती। INS गोमती का रोल काफ़ी बड़ा रहा है, क्यों, बड़े बड़े इवेंट हुए हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे इसने पार्टिसिपेट किया। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के अंडर में यहाँ पर इस INS ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे क्या हुआ, हमने मालदीव्स के अंदर जो ऑपरेशन कैक्टस है वो चलाया गया था मालदीव्स के लिए। इंडिया का मैप ये देखने को मिलेगा, नीचे आपको मालदीव्स देखने को मिल जाएगा, मालदीव्स की कैपिटल माले आपको ये देखने को मिल जाएगी, इंडियन ओशन में ये मालदीव्स है। मालदीव्स के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे कू हो चुका था, तख्ता पलट हो चुका था, सरकार को ख़त्म कर दिया गया था, सरकार को हटा दिया गया था। तो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने वहाँ पे मदद करी थी मालदीव्स की, ताकि उस कू को, उस तख्ता पलट को हम लोग खत्म कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें, उसी के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। तो यहाँ पे INS गोमती का एक बहुत बड़ा रोल था। फिर साल 2001 के अंदर ऑपरेशन पराक्रम को हमने लॉन्च किया, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, आपको पता होगा, उसके बाद हमने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। क्योंकि 1971 में आप लोग देख पाओगे एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान की वॉर ये देखने को हुई थी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट पर अटैक भी देखने को मिला। तो इस पार्लियामेंट के अटैक के दौरान उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन पराक्रम को लेकर आया गया था, ये ऑपरेशन पराक्रम कहलाया था। अगस्त 2002 की बात है, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर काफ़ी सारे जेट से पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर अटैक वगैरह किया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर भी INS गोमती ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2004 में जब इंडियन ओशन के अंदर सुनामी आई थी, बहुत ज़्यादा भयंकर सुनामी आई थी, ठीक है, तो क्या हुआ था, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इंडियन ओशन के अंदर कंट्रीज़ उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया, वो सुनामी काफ़ी खतरनाक थी, 2004 की जो सुनामी थी। तो इस सुनामी के अंदर भी क्या हुआ, श्रीलंका की सरकार के साथ में मिलकर हमारी जो INS गोमती है, इसने यहाँ पर इन कंट्रीज़ की मदद करी थी। तो INS गोमती का रोल काफ़ी बड़ा रहा है। तो जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, रेनबो इनिशिएटिव। ये जो रेनबो इनिशिएटिव है, इसी के अंदर INS गोमती का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर अवार्ड्स के बारे में चर्चा की गई है, कौन कौन से अवार्ड्स यहाँ पर INS गोमती को दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2007-8 के अंदर और प्लस 2019-20 के अंदर यहाँ पर अवार्ड 2 बार मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि INS गोमती के बारे में हम लोगों ने कवर करी हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको मज़ा आ चुका है, बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीखी है, बहुत ज़्यादा मदद मिली है, सब कुछ नया नया जाना है। और इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट लाइक कर देना, ठीक है, एक सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।